Network 18 has committed to donate the proceedings, the funds raised via sponsorship, etc., this evening on Agenda India and Jai Hind Samman towards the benefit of the families who have joined here. There are still a few more families that we will felicitate. Big round of applause to all of them. I'm going to request everybody to please wait. We are going to be joined by the BJP President Amit Shah in 2 minutes. In less than 2 minutes, actually, he's already entered the premises, and he will be with us. किसी भी वक्त हमारे साथ होंगे, उनसे भी राजनीति पर बात होगी, और वो भी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ेंगे उन परिवारों को सल्यूट करने के लिए, उन्हें ट्रिब्यूट, उन्हें सम्मान देने के लिए, जिन्होंने देश के लिए ना कि अपने प्रिय को नौछावर किया है, पर वो जज्बा दिखाया है सरफरोशी का। जी हाँ, ये शाम मैंने आपसे कहा था सरफरोशी का है, बुनियाद उसकी सरफरोशी है, बुनियाद उसकी सरफरोशी है। कई लोग हैं जिन्होंने कई सारे मैसेजेस मुझे भेजे हैं, पर मैं फिर बिस्मिल साहब की उस रचना पर वापस लौटूंगा और उसकी 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, जहां उन्होंने ये लिखा है, दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज, दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जिस्म वो क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनू, क्या वो तूफान से लड़े जो कश्ती साहिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज ये जज्बा हमने बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी बातों में देखा। हमने ये भी देखा और हमने ये भी जाना कि आज इस देश में 57 लाख लोग देश की सेवा में कार्यरत हैं, यूनिफॉर्म पहनकर। खासकर वो आर्म फोर्सेस हो, सेंट्रल फोर्सेस, पैरा फोर्सेस, इन सबको हम जोड़ें, एक्टिव और रिजर्व्स को जोड़ें, तो 5.7 मिलियन के करीब का आंकड़ा बनता है, 57 लाख पीपल। और यहाँ मैं जो स्टेट्स में पुलिस हैं उनको मैं कम गिन रहा हूँ, लेकिन जो पैरा फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं और आर्म फोर्सेस हैं, इनको अगर देखा जाए तो 57 लाख लोग हैं, और उनसे ज़्यादा हैं उनके परिवार, और वो ज़िले, वो कस्बे देश के कोने कोने में जहाँ पर हर घर से कम एक देश की सेवा में कार्यरत है। अमित शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ राज्यसभा एमपी अनिल बलूनी जी भी हैं, संजय मयूख हैं भाजपा से, विजय गोयल जी भी हमारे साथ हैं, नमस्कार। I'm going to request everyone to please take your seats as we are ready to begin our next session. May I request Amit Shah ji and also our Managing Director and Group Editor-in-Chief Rahul Joshi to please come on the stage and join us in felicitating and paying a humble tribute to our braves. अमित शाह जी, राहुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा, हाँ, उस तरफ अगर आप आ जाएं। हर परिवार, हर कहानी को हम यहाँ एक छोटे एवी की तरह पेश करेंगे। ये हमारा ट्रिब्यूट है उस सिपाही को, लेट सिपाही गणेश शंकर यादव। बचपन से उसके अंदर एक जिद थी, जिस चीज को चाहता था वो हासिल करता था। 18 सितंबर 2016 उरी सेक्टर में आतंकवादियों ने सेना के प्रशासनिक ठिकाने पर कायराना हमला किया था। ग्रेनेड दागे जा रहे थे, अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही थी। उस वक्त 6 बिहार रेजिमेंट के जवान गणेश शंकर जैसे कई जाबाज दुश्मनों से सीधी टक्कर ले रहे थे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने 4 आतंकी मार गिराए, लेकिन इस कामयाबी के लिए जवान गणेश शंकर को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को
सलाम करता है। आज उनके परिवार से उनके भाई सुरेश यादव लेट इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह को हमारा नमन। 28 फरवरी 2019 की शाम सीआरपीएफ को कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली और एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। इस टीम में 92 बटालियन के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह भी शामिल थे। आखिरकार टीम उस मकान के सामने पहुंच गई थी जिसके अंदर आतंकी छिपे बैठे थे। लेकिन जैसे ही आतंकियों को सीआरपीएफ जवानों की झलक दिखी, वो मकान के अंदर से हमारे जाबाजों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। इस भयानक गोलीबारी में करीब 10 जवान घायल हो गए, जबकि इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह समेत एक और कांस्टेबल शहीद हो गए। देश की रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह को नेटवर्क 18 सलाम करता है। उनके परिवार से आज हमारे साथ अंजू सिंह जी हैं, उनकी पत्नी। He was one of the 40 CRPF soldiers who we lost to that dastardly Pulwama attack. Our tribute to late Constable Tilak Raj. 14 फरवरी 2019 पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के कायराना हमले में शहीद होने वाले 40 जवानों में से एक नाम And our humble tribute to late Sepoy Gangadhar Dalui. সেখানে আমি থাকি, সেখানে আমার সংসার, এটা আমার কুটুম্ব বাড়ি। তোমাদের সঙ্গে আমার সংসার নয়, সেটাই আমার সংসার। আমি তাদের সঙ্গে থাকি, সেটাই আমার আসল। আমার এত দেশের প্রতি টান হয়ে গেল, আমার বলল মা আমি যখন ড্রেসটা পরি তখন আমার কারোর কথা মনে থাকে না। 18 सितंबर 2016 6 बिहार रेजिमेंट के 22 वर्षीय जवान गंगाधर दुलोई उन जाबाजों में शामिल थे जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। जिस वक्त आतंकवादियों ने उरी में सेना के प्रशासनिक ठिकाने पर हमला किया, 3 मिनट में 17 ग्रेनेड दागे, अंधाधुंध गोलीबारी की, उस वक्त देश का ये वीर जवान आखिरी सांस तक दुश्मनों से लड़ता रहा। सेना की कार्रवाई में 4 आतंकवादी मारे गए, लेकिन जवान गंगाधर भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उस हमले में जवान गंगाधर दुलोई शहादत पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिकों में से
एक थे। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को शत शत नमन करता है। गंगाधर हवलदार गजेंद्र सिंह जी ने गढ़वाल राइफल्स सन 1991 में ज्वाइन की। आज हमारा उनको शत शत नमन। बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है कि उनके पापा ने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। उस टाइम पे अगर मुझे भी पता होता कि मैं भी अपने देश के लिए आर्मी में जा सकती हूँ तो मैं बिल्कुल जाती है। 26/11 को मुंबई में हुआ आतंकी हमला। उस हमले में देश ने कई वीरों को खो दिया। हवलदार गजेंद्र बिष्ट भी उन्हीं में से एक थे। उन पर मुंबई के नरीमन हाउस में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने बखूबी आखिरी सांस तक निभाया। 28/11 का वो दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिस दिन नरीमन हाउस में एनएसजी कमांडो गजेंद्र बिष्ट आतंकियों के चंगुल में फंसे 6 लोगों को छुड़ाने के लिए जान पर खेल गए। गजेंद्र छत के रास्ते बिल्डिंग की 4थी मंजिल तक आतंकियों के बेहद करीब पहुंच गए थे। हालांकि इस दौरान वो आतंकियों के फेंके ग्रेनेड के शिकार बन गए, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। बावजूद इसके वो आखिरी सांस तक आतंकियों से लड़ते रहे और आतंकियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नेटवर्क 18 एनएसजी के जाबाज कमांडो गजेंद्र बिष्ट के अदम्य साहस और बलिदान को सलाम करता है। लेट हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट की माता श्री 85 वर्षीय शिवदेवी जी हमारे साथ हैं। मीना बिष्ट उनकी सिस्टर इन लॉ, वो भी आज हमारे साथ हैं। धन्यवाद। और आखिर में आज हम शत शत नमन करना चाहेंगे, ट्रिब्यूट देना चाहेंगे टू लेट कर्नल मुनींद्र नाथ राय। सब बैठे हुए थे, बच्चे भी खेल रहे थे एंड सडनली एक फोन आता है कि जीओसी कॉल्ड अप कि मैम वी लॉस्ट गाय। 27 जनवरी 2015 पुलवामा जिला। कर्नल एम.एन. राय 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर भारतीय सेना के विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स के सिद्धांत का पालन और अपने बेजोड़ नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का एक अवसर दिया। आतंकवादियों ने इसका फायदा उठाते हुए और बचने के लिए उल्टा उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। कर्नल एम.एन. राय इस गोलीबारी में शहीद हो गए। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। Colonel M.N. Rai, survived by his wife Priyanka Rai, Alka Rai, who spoke to us earlier in the evening. Keep that spirit going, Alka. Go ahead. अब मैं आग्रह करूंगा अमित शाह जी से कि राजनीति की शुरुआत करें। Over to you, Rahul. May I request the hotel staff to help us with the cooling, please? We need to increase the cooling. Even I'm sweating.
अमित जी, आपका न्यू इंडिया एजेंडा पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने ये शाम बिताई है यहाँ पे कुछ ब्रेव सोल्जर्स, उनकी फैमिली के संग, जिन्होंने अपनी जान भी दांव पे लगाकर देश के लिए लड़ाई लड़ी। इन लोगों से मिलकर, इन लोगों को देखकर मन में आक्रोश भी होता है, गुस्सा भी आता है। तो इसलिए मेरा पहला सवाल जो है आपसे इसी विषय पर रहेगा। आपकी सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की, अभी बालाकोट पे एयर स्ट्राइक भी की। इसके बावजूद जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पाकिस्तान में फ्रीली काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं और आए दिन कश्मीर पे हमला कर देते हैं। तो इस पर सरकार का क्या कदम रहेगा? क्या इसका जवाब है इससे कुछ बड़ी स्ट्राइक या कोई और कठोर कदम? देखिए, मैं मानता हूं कि 10 साल पहले अगर इस प्रकार के कठोर कदम उठाने की शुरुआत हुई होती तो आज दोनों हादसे होते ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक और इससे बड़ी स्ट्राइक, एक भी निर्णय, एक भी कदम हमारी ओर से शुरुआत नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का नजरिए में बदलाव किया है। पहले लड़ाई भारत की भूमि पर होती थी, जब वो घुसते थे तब हम रोकने का प्रयास करते थे, कुछ वो मरते थे, कुछ हमारे जवान शहीद होते थे। अब हर एक घटना के बाद उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और जहां से आतंकवाद शुरू होता है वहीं मर्म स्थान पर चोट करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये अप्रोच का जो अंतर है, मैं मानता हूं यही इसका समाधान है। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सोच जहां पनपती है वहां हिंदुस्तान का संविधान के दायरे में नहीं है, मगर जहां पर पनपती है वहां अपने आत्मरक्षा की अधिकार का उपयोग करते हुए हम उस पर चोट जरूर कर सकते हैं। और ये करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, इसी का द्योतक है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर भारत की सीमाओं की आपने सम्मान नहीं किया, भारत के जवानों की सुरक्षा के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। तो इसका मतलब आने वाले समय में अगर ये चलता रहा तो इसका और कठोर जवाब दिया जाएगा। नीति के तहत ये कह सकते, इसको ग्रॉस स्टेटमेंट के नाते नहीं देना चाहिए। मैं नीति की बात कर रहा हूं। अब आज भी अगर आप देखें तो जैसे चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो, आज भी उन्होंने कुछ प्रूफ हम लोगों से मांगा है कि पिस्तौल किस मेक की थी और FIR लॉन्च किया कि नहीं किया भारत सरकार ने। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें करके वो ये दिखाते हैं कि इस बारे में वो सीरियस नहीं है, सिर्फ बात को टालना चाहते हैं। तो आप उनसे अपेक्षा क्या करते हैं? क्या वो स्वीकार कर ले? ये संभव ही नहीं। सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं है, हमारे यहां जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उनका सवाल है। पाकिस्तान तो यही करेगा, मगर जैसे ही आज अगर स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया है तो कल देखना यहां से ही पूरी ब्रिगेड काऊ 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 कर कर चालू हो जाएगी। मुझे दया इनकी आती है कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, टेररिस्ट सरगना की भाषा बोल रहे हो। किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं आप कहां खड़े हैं? पहले आपकी साइड तय करिए। देश की जनता के हितों के साथ खड़े, शहीद जवानों के साथ खड़े, देश की सुरक्षा बलों और सेना के साथ खड़े, या उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं? यहां पर जो राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, उनको जनता ने पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं तो उससे ये सवाल आया कि ऑपोजिशन पार्टीज अभी भी कह रही हैं कि ये जो अभी मिशन शक्ति हुआ, ये इलेक्शन के इतने पास हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और उसके रहते भी प्रधानमंत्री ने एक नेशन वाइड एड्रेस किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ रहा है और उसको उसके तरफ से आगे लेकर जा रहा है। तो उसमें आपत्ति क्या है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना चाहिए क्या देश में? मैं मानता हूं देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए और देश की जनता ने तय करना चाहिए। और जो ये बातें करते हैं, मैं इनकी ज्ञान वृद्धि के लिए बताता हूं,
इस प्रकार के जब अंतरिक्ष में टेस्ट होते हैं तब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास संवाद कर कर इसका एक टाइम तय किया जाता है। अंतरिक्ष के अंदर हम ये प्रयोग करना चाहते, इसका एक समय निश्चित किया जाता है जिससे और कोई उपग्रह इसके रास्ते में ना आए, और सबके साथ ये चर्चा होकर समय तय किया जा सकता है। कम से कम 2-3 महीनों का प्रोसीजर है और उसके बाद में ऐसे टेस्ट होते हैं। तो इसको चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। और जहां तक प्रधानमंत्री के प्रेस करने का सवाल है, प्रधानमंत्री की घोषणा करने का सवाल है, हालांकि वो प्रेस नहीं थी, राष्ट्र को उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था, तो आप विपक्ष के नेता करेंगे क्या? जिनके पास मैंडेट है, जो फैसला करता है वही जनता को इन्फॉर्म करेगा, और ये आज से नहीं हुआ, इंदिरा गांधी से हो रहा है जी। तो जब उनका प्रधानमंत्री करे तो ठीक है, और अगर मोदी जी करें मैं तो... ऐसा नहीं कहता, मैं इनको याद दिला रहा हूं कि इंदिरा गांधी के समय से हो रहा है। अमित जी, बालाकोट अटैक के बाद ऑपोजिशन ने फिर सबूत मांगा। कुछ लोगों ने कहा कि कितने लोग मरे, इसका क्या वो है। आप वरिष्ठ नेताओं में पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 250 का नंबर, एक आंकड़ा सामने रखा। ये आंकड़ा आपने कहां से निकाला? देखिए, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स थे, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कहा, और मैं इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट नहीं देखा, हिंदुस्तान के मीडिया के आंकड़ों पर ही किया है, मैंने विदेशी मीडिया के आधार पर नहीं कहा है। पर अमित जी, एक चीज आती है कि अगर लोग, अपोजिशन पार्टी कहती है कि अगर प्रूफ मांगो तो हम लोग को एंटी नेशनल कहा जाता है। फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि जब भी प्रूफ मांगते हैं तो हमको बोल दिया जाता है कि हम एंटी नेशनल है। प्रूफ देने में प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रूफ हो, सबूत हो तो दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि सेना ने, एयरफोर्स ने, पहले सर्जिकल स्ट्राइक के समय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इस बार एयरफोर्स और विदेश विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस देश में अभी ऐसे दिन नहीं आए हैं कि जब सेना और एयरफोर्स के जवानों पर भी अविश्वास किया जाए। देश की जनता को पूरा विश्वास है, इस देश की सेना इम्पार्शियल तरीके से देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो बहुत बड़ा भरोसा देश की जनता को है, कुछ नेताओं को नहीं है, तो उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, इसके लिए पद्धति नहीं बदलनी चाहिए। अमित जी, पाकिस्तान से जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया रहा है, क्या आपको लगता है कि जो हमारा शेयर ऑफ डिफेंस नेशनल बजट में है वो एनडीए की सरकार में नीचे आया है? हमारा मॉडर्नाइजेशन बजट भी, जो हमारे नेशनल बजट का जो शेयर है वो भी नीचे आया। तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में हमको इस पर कुछ वृद्धि लानी पड़ेगी, इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे? नीचा आया है ये कहना ठीक नहीं है। राशि की दृष्टि से तो अब तक का सबसे बड़ा बजट वित्त मंत्री जी लेकर जो आए हैं, मोदी जी लेकर जो आए हैं, वो सबसे बड़ा बजट राशि की दृष्टि से। हो सकता है हमने ढंग से हथियारों की खरीदी की होगी तो व्यय थोड़ा कम हुआ होगा, परंतु मैं मानता हूं कि पर्याप्त मात्रा में बजट दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देश की सुरक्षा है। इसके अंदर कोई गोताही नहीं की जाएगी। यूपीए की सरकार के समय 10 साल तक सेना का मॉडर्नाइजेशन, सेना की संचार व्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन 3 विंग्स, इसको किनारे पर रख दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद तीनों के लिए 15 साल का एक चरणबद्ध समयबद्ध कार्यक्रम बना है और वो कार्यक्रम समय पत्रक के हिसाब से ठीक ही चल रहा है। अमित जी, कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करना बीजेपी की मांग रही है। क्या आपको लगता है कि आप उसको इस बार फिर मैनिफेस्टो में लाएंगे, और पिछले 5 साल में आपकी सरकार इस दिशा में क्या कर पाई? देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो में लाने का सवाल है, 1950 से भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। हमारा देश की जनता के प्रति कमिटमेंट है, इसमें हमारा कोई बदल नहीं हुआ है। जहां तक क्यों नहीं हुआ का सवाल है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मुझे लगता है 20 तक ये भी हो जाएगा। अमित जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात की थी।
नरेंद्र मोदी जी ने मुझे एक इंटरव्यू में बोला था कि कश्मीर में युवाओं को विकास भी चाहिए, उनको विश्वास भी चाहिए। मगर फिर भी हम देखते हैं कि जो जवान हैं, वहाँ के जो नौजवान हैं कश्मीर में, वो जिहादिस्ट ग्रुप की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उन पर क्या करना पड़ेगा हमको जिससे कि हम उनका विश्वास जीत सकें, उनको अपनी तरफ ला सकें? देखिए, अटल जी और नरेंद्र भाई के दोनों के स्टेटमेंट्स सरकार की विल को दर्शाने वाले हैं। ये दोनों स्टेटमेंट बताते हैं कि हम अपने मन के अंदर कश्मीर के जवानों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक योजना लेकर बैठे हैं, मगर उसके लिए कश्मीर के अंदर शांति चाहिए। और जो अलगाववादी नेता है, जो अलगाववादी संगठन है और पाक प्रेरित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने इसको कभी सफल नहीं होने दिया। विगत 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर के लिए एक कठोर फैसले एक के बाद एक लेने की शुरुआत की। सबसे पहले उनके विदेशी जगहों से आने वाले आर्थिक स्रोतों को बंद करने का काम किया। उसके बाद में उनके ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाया, जमायत-ए-इस्लामी और जम्मू JKLF पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, उनकी सुरक्षा वापस दे ली है। ढेर सारे लोगों पर जो मुकदमे बंद पड़े थे उसको हमने खोलने की शुरुआत की है। मैं मानता हूँ इस दिशा में सरकार ने 1 साल के अंदर बहुत कठोर कदम उठाए हैं, जिससे कि अलगाववाद की विचारधारा को आगे बढ़ते हुए रोका जा सके और कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं उस पर एक नकेल कसी जा सके। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, विगत 5 साल के अंदर जब से कश्मीर के अंदर टेररिज्म शुरू हुआ, 90 के समय से आज तक सबसे ज्यादा टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करने का काम अगर किसी एक सरकार ने किया है तो मैं बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे ज्यादा टेररिस्टों को खत्म करने का काम किया। और ये सिलसिला आगे रहेगा, बढ़ता रहेगा जब तक इसका परिणाम ना आए। 3 मोर्चे थे। एक तो टेररिस्टों के खिलाफ हथियार से जवाब देना, अलगाववाद के रास्ते पर कश्मीर के नौजवानों को बढ़ते हुए रोकने के लिए अलगाववादी संगठनों पर नकेल कसना, और तीसरा मुद्दा था कि दुनिया के अंदर कूटनीति के माध्यम से पाकिस्तान को अलग थलग करना। मैं मानता हूं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एयर स्ट्राइक करने के बाद, पाकिस्तान की भूमि पर एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी रही है। पूरी दुनिया ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को एक्नॉलेज किया है और पूरी दुनिया भारत के साथ एक कदम का, भारत ने जो कदम उठाया है उसका स्वागत किया है। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान आज दुनिया में अलग थलग पड़ा है। किस प्रकार से नरेशन बदला है आप कल्पना करिए। 5 साल पहले नकली हिंदू आतंकवाद की चर्चा देश में थी, आज पाकिस्तान के दुनिया में थी, और आज पाकिस्तान के आतंकवाद की सरगना होने की चर्चा दुनिया में है। नकली हिंदू टेरर से लेकर पाकिस्तान टेरर का सोर्स है, वहां तक की एक बड़ी यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने काटी है। मैं मानता हूं कश्मीर समस्या के समाधान के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा यहाँ पर चाइना का भी है। हम लोगों ने देखा है कि मसूद अजहर को आज 4थी बार UN सिक्योरिटी काउंसिल ने वीटो का इस्तेमाल किया। तो भारत का रवैया क्या रहेगा चाइना की तरफ? पहले इस बात पर स्पष्टता होनी चाहिए, चाइना को वीटो क्यों मिला। वीटो का अधिकार 50 के दशक में हिंदुस्तान को मिलने वाला था। संबंध सुधारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक थाली में गिफ्ट कर वीटो का अधिकार चाइना को दे दिया, जो आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं अपनी 4थी पीढ़ी में जरा जाकर देखिए कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है। चाहे कश्मीर की हो, चाहे चीन के वीटो की हो, सारी प्रॉब्लम 4 पीढ़ी पहले आपके परिवार से ही शुरू हुई। और जहां तक सवाल भारत का सरकार की आज की नीति का है, चीन भी
अलग थलग पड़ा है, अकेला पड़ा है। इस मुद्दे पर दुनिया के सारे देश भारत के साथ सिंपैथी भी रखते हैं, इसका समर्थन भी करते हैं। मैं मानता हूं आगे इसी तरह से चलता रहा तो कभी न कभी चीन ने भी हमारा साथ देना पड़ेगा। आपसे मैं एक सवाल, आप क्रिकेट बोर्ड गुजरात में आप वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान के संग वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? देखिए, इस पर भारत के विदेश विभाग ने निर्णय लेना चाहिए और विदेश विभाग के निर्णय को सबने मानना चाहिए। अपनी अपनी टिप्पणियां देकर विदेश विभाग को आइदर और साइड पर कंपेल करे बगैर भारत के विदेश विभाग अपनी विदेश नीति के आधार पर समुचित निर्णय करे और पूरे देश ने एक वाक्यता के साथ इसको स्वीकार करना चाहिए। पर लोगों की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए। तो इसका ख्याल विदेश विभाग भी तो करेगा। जी। चाइना के लिए एक सवाल और, एक इस तरह का माहौल भी देश में बन रहा है कि चाइनीज गुड्स को बैन किया जाए। चाइनीज बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आज हमारे देश में हैं, उसके ऊपर भी लोग जो है उंगली उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर कुछ ट्रीटीज होती हैं और वो ट्रीटी को एक तरफा हम भंग नहीं कर सकते। इस पर विचार जरूर हो रहा होगा और मैं मानता हूं कि अभी तो चुनाव के माहौल में कुछ हो नहीं सकता, मगर भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय इस पर जरूर विचार कर रहा हो। थोड़ा सा चुनाव की तरफ बढ़ते हैं और आज जो कैंपेन चल रही है उसकी बात करते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो कैंपेन शुरू किया उसमें कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। उसके बाद बीच में मैं भी चौकीदार का जो है आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया है जिसको बहुत बड़ा किया है। मैं थोड़ा बीच में टोकना जी जी, मैं भी चौकीदार हुए कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, देश की जनता का। ओछे शब्दों से प्रधानमंत्री का अपमान करने का जो प्रयास किया, इसके सामने एक स्वाभाविक रिएक्शन है। ये भारत की जनता का कैंपेन है, मैं भी चौकीदार हूं। पहले मैं स्पष्टता करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से माइलों आगे भारत की जनता है जो प्रधानमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इस देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करने वालों को दंड देने के लिए भारत की जनता एक मुश्त होकर खड़ी है और एक कैंपेन जनता में से इमर्ज होकर आया है, जिसको बड़े हर्ष और गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। जी, अमित जी, आपको क्या लगता है कि आज 2019 का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? 2014 में आपने करप्शन का मुद्दा उठाया, कहा कि 10 साल से यूपीए गवर्नमेंट का मिसरूल रहा, करप्शन रहा, गड़बड़ रहा, घोटाला रहा। आज 5 साल बाद भी मुझे लगता है कि कैंपेन में इसकी बात ज़्यादा होती है और रियल मुद्दों की बात कम होती है। तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? आप करप्शन को रियल मुद्दा नहीं मानते? नहीं, मैं मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी भी आप कांग्रेस के करप्शन की बात कर रहे हैं जब पिछले 5 साल सरकार आपकी रही है। नहीं, जरूर कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है। करप्शन का एक आरोप है तो किसी को भी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत पकड़ लो, इस तरह से देश नहीं चल सकता है। सरकार की एजेंसियां नहीं चलनी चाहिए, सरकार का किसी भी विभाग इस तरह से नहीं चलना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने वाली एजेंसियां हो चाहे सीबीआई हो। इसने अपने तरीके से आरोप की ढंग से जांच कर तह तक जाकर साक्ष्य और प्रमाण जुटाकर अगर कुछ है तो उस पर कदम उठाने की शुरुआत करनी चाहिए। ये स्पीड थोड़ा स्लो जरूर रहा है क्योंकि कुछ लोग तो वो भी रख कर गए थे जिनका कालखंड समाप्त होते होते सरकार का आधा कालखंड समाप्त हो गया। अब इस दिशा में काम आगे बढ़ा है। जब मिशेल अंकर आए तो सर्दियों में भी सबको पसीने होने लगे थे और इस दिशा में जब जा रहे हैं तब हाय तौबा करने लगे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। अगर पॉलिटिकल वेंडेटा होता तो 14 का 15 की जनवरी भी नहीं आती। पॉलिटिकल वेंडेटा से अगर करना है, मगर कोई ये न समझे कि उनको बख्श दिया गया है जिन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे हैं। हम फिर से सत्ता में जरूर आने वाले हैं। एक भी भ्रष्टाचारी को नरेंद्र मोदी सरकार बख्शेगी नहीं, इस पर कठोर कार्रवाई। अमित जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ
जो कैंपेन चल रहा है वहाँ पे नामदार, कामदार, दमदार, दमदार और दागदार की बात हो रही है, मगर मैं जानना चाहता कि आप अपने कौन से रियल अचीवमेंट्स को लेकर सरकार के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखिए, ढेर सारे अचीवमेंट हैं। सबसे बड़ा तो अचीवमेंट तो ये है, आज पूरी दुनिया भारत को सम्मान के साथ देख रही है। पूरी दुनिया भारत को ग्लोबल लीडर के नाते स्वीकार भी कर रही है और आगे देखना है। मैं मानता हूं हर भारतीय के लिए ये गौरव का सवाल है। ये इतने बड़े देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़े आकार वाला लोकतंत्र का देश 11वीं अर्थव्यवस्था पर हम छोड़कर गए थे। दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी। 10 साल में एक पायदान न कुदाने वाले यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार ने 11वीं अर्थव्यवस्था से 6ठी अर्थव्यवस्था पर पहुंचाया है। मार्च के आंकड़े आने दीजिए, देश दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आप भारत को देखेंगे। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देश के 50 करोड़ लोग 5-5 पीढ़ी से नारे सुनते थे, गरीबी हटाओ। जवाहरलाल जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, पर्दे के पीछे से सोनिया जी ने दिया, अब राहुल जी भी दे रहे हैं, मगर गरीबी नहीं हटती थी, गरीबों का जीवन स्तर नहीं उठता था। आज 50 करोड़ गरीबों में से 22 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर के अंदर आमूलचूर परिवर्तन करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 7 करोड़ लोगों को हमने गैस के सिलेंडर दिए, 8 करोड़ घरों गरीबों के घर में टॉयलेट पहुंचा है, 2.5 करोड़ लोगों को घर ही दे दिया, 2 करोड़ 35 लाख लोगों के घर में बिजली दे दी है, 14 करोड़ जच्चा बच्चा माता और उसके नवजात शिशु को टीका लगाने का, 9 साल की उम्र तक टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है। 14 करोड़ गरीब युवाओं को मुद्रा बैंक के माध्यम से लोन देने का काम किया है। आजादी के 70 साल बाद अंधेरे में जीते हुए 19,000 गांवों में पहली बार रोशनी की किरण भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं मानता हूं ये कॉन्क्रीट अचीवमेंट है। रेल बनाने की गति 2.5 गुना बढ़ी है, रोड बनाने की गति 2.25 गुना बढ़ी है। व्यापार सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ अर्थतंत्र आज भारत का अर्थतंत्र है। इसका सभी भारतीयों को गौरव है। ये सारे कॉन्क्रीट तो आपके एक शो में मैं बता भी नहीं सकता। एक मेरी 7 दिन की भागवत सप्ताह रख दो तो शायद मैं पूरा अचीवमेंट आपको बता सकूं। इतनी सारी उपलब्धियों को आपने गिनाया, हो सकता है कुछ गलतियां भी हुई हों। मेरा इशारा नोटबंदी की तरफ है। नोटबंदी जब आई थी, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तब कहा गया था कि बहुत सारे वो थे, ब्लैक मनी पर क्रैकडाउन, काउंटरफिट करेंसी पर क्रैकडाउन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने की बात भी थी। मगर अगर आज देखें नोटबंदी से अभी तक, आरबीआई डेटा दिखाता है कि कैश आज सिस्टम में 19% बढ़ चुका है, तब से 19% बढ़ चुका है। एक मिनट जी, मैं आपके साथ डिफर होता हूँ। आरबीआई ने कैश की रुपयों में संख्या गिनाई है। जो अर्थतंत्र का आकार बढ़ा है 5 साल में, इसमें कैश की रिक्वायरमेंट कम हुई है। आप विकास दर को भूल ही जा रहे हैं। ये मनमोहन सरकार नहीं है भैया, यहां अर्थतंत्र बढ़ा हुआ है और अर्थतंत्र के अनुपात में कैश को देखना चाहिए। वो देखोगे तो कैश की रिक्वायरमेंट कम हुई है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या के अंदर 70% की वृद्धि हुई तो ब्लैक मनी कम होती है या नहीं होती है? डायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी होती है तो ब्लैक मनी कम होती है या नहीं होती है? ब्लैक मनी रोकने के लिए ढेर सारे कानून बनाते हैं, इंग्लैंड के अंदर भी पसीने छूटते हैं, तो ब्लैक मनी कम होती है या नहीं होती है? इतने सारे गलत प्रकार से लोन लेने वालों को आज एनपीए घोषित कर कठोर कार्यवाही करते हैं, तो बैंकों की बैलेंस शीट क्लियर होती है या नहीं होती है? ढेर सारे कदम हमने उठाए हैं और मैं मानता हूं कि वो जो जिस तरह का अर्थतंत्र छोड़ कर गए थे उसको सुधारने में हमें 5 साल लगे हैं। ये नींव के आधार पर, ये नींव के ऊपर एक बहुत मजबूत इमारत अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, जिस प्रकार से
आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार ने अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास किया है, वो अकेली नरेंद्र मोदी सरकार है। खर्च बढ़ा है और घाटा कम हुआ है, इसका मतलब इनकम बढ़ी है। फिस्कल डेफिसिट को हमने कम किया है, 3.8% लेकर गए, आप 6% छोड़ कर गए थे, और बजट की साइज भी बढ़ाई है। तो कहां से पैसा आया? इनकम को बढ़ाया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर रेवेन्यू बढ़ी है, यही प्रमाण है कि ब्लैक मनी कम हुआ है। यहाँ पर जब आप ग्रोथ की बात करते हैं तो बात आती है कि ये जॉब लेड ग्रोथ नहीं है। जॉब्स कम हुए, एनएसओ का डेटा दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इस बार 45 साल में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई है। 4.3 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जो है कम भी हुआ है पिछले 7-8 सालों में। देखिए, जीडीपी का प्रकार बदला है। पहले जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ करता था। आज जीडीपी संवेदनशील जीडीपी बना है। हमारा एक संवेदनशील मॉडल है जीडीपी को बढ़ाने का। हमने कृषि के ग्रोथ रेट को बढ़ाया है, कृषि के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया है। आप मुझे एक बात बताइए भाई, कि 8 करोड़ घरों में शौचालय बनते हैं तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इससे भी जीडीपी बढ़ी है। और जब 8 करोड़ घर में शौचालय बनता है तो जॉब क्रिएट होते हैं। रोड बनाने की गति 2.5 गुना होती है तो जॉब क्रिएट होते हैं। रेल बनाने की गति 2.25 गुना होती है तो जॉब बढ़ते हैं। 500 गांव आप जोड़ कर गए थे नेट से, ऑप्टिकल फाइबर से। आज 1 लाख से ज्यादा गांव को जोड़ा, किसी को नौकरी नहीं मिली होगी। टेलीफोन के इतने सारे, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इतने सारे बदलाव हुए, इतना सारा विकास हुआ, जॉब नहीं बढ़ा होगा? देखिए, 125 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर जॉब और परमानेंट जॉब, रोजगार और स्वरोजगार, ये दोनों के बीच का अंतर हमें समझना पड़ेगा। और आंकड़ों को भी पश्चिम की जगह अपनी देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी देश के अर्थतंत्र की फैशन में ढालना पड़ेगी। डेटा के पद्धति को अपने देश की पद्धति के अंदर ढालना पड़ेगा। मुझे लगता है ये काम करने की जरूरत है। अर्थतंत्र के क्षेत्र के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जरूर सोचना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि एनएसएसओ का डेटा दोबारा देखना पड़ेगा ना, सिस्टम को देखना पड़ेगा। डेटा ठीक है जी, मगर सिस्टम को पुनः विचार करना पड़ेगा। 14 करोड़ लोगों को आप मुद्रा बैंक की लोन देते हो और बाद में जॉब में कुछ नहीं गिनते हो, तो वो 14 करोड़ लोगों को, व्यक्ति को तो स्वरोजगार मिला है या नहीं मिला है? आपके क्राइटेरिया को बढ़ाना। अगर आप कोई बच्ची गांव में ब्यूटी पार्लर की शॉप खोल दे, उसको रोजगारी ही नहीं मानते हो, तो मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। वो रोजगारी है, वो समान पूर्वक स्किल इंडिया में अपनी स्किल को बढ़ाकर अपनी रोजी रोटी कमा रही है, अपने छोटे भाई को पढ़ा रही है, ये रोजगारी है। पिछले 1 साल से ऑपोजिशन और कांग्रेस आप लोगों को करप्शन पे उसमें भी घेरे में लाना चाह रहा है। रफाल डील की बात करते रहते हैं बार बार। ये कहते हैं कि नीरव मोदी, मल्ल्या और चोकसी कब वापस लेकर आएगी सरकार? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक राफेल का सवाल है, कोई भी आरोप लगे, राहुल जी मुझे बताइए ये आरोप सच्चा है या गलत है? कोई फोरम तय करेगा या आरोप लगाने वाले तय कर देंगे? कोई फोरम नहीं करना पड़ेगा। और कोर्ट से बड़ा कोई फोरम नहीं होता, जुडिशरी से बड़ा कोई फोरम नहीं होता। देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने इस केस पर सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद एक जजमेंट दिया कि इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं हुआ है। ये तकनीक की दृष्टि से बेस्ट फाइटर हैं। और तीसरा, ये प्रोसीजर जो रक्षा मंत्रालय का प्रोसीजर होता है रक्षा के साधनों को खरीदने का, इसका कोई वायोलेशन नहीं हुआ और कोई जांच की जरूरत नहीं। ये 4 चीजों को सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, देश की कैगने रिपोर्ट रखने के बाद भी आप अगर इस बात को स्वीकारते नहीं हो तो आप अपनी दुनिया में जी रहे हो और इसका कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। और जहां तक
गलत आरोप लगाने का सवाल है। मैं विपक्ष के नेताओं को भी एक छोटे से मेरे अनुभव की एडवाइस देना चाहता हूं कि जब आरोप लगते हैं तो व्यक्ति और पार्टी के कैरेक्टर के हिसाब से वो चिपकते हैं। आपकी पार्टी का और आपके परिवार का कैरेक्टर करप्शन का है, आप पर तुरंत चिपकेगा, मोदी जी पर कोई आरोप नहीं चिपकेगा। कांग्रेस ने अब एक नई स्कीम निकाली है जिसके बारे में वो लोग बहुत बात कर रहे हैं, न्यूनतम आय की स्कीम। कह रहे हैं कि 20% जो सबसे नीचे के वर्ग के लोग हैं उनको जो है सालाना 72,000 रुपये दिया जाएगा। इस स्कीम के बारे में बहुत बात चर्चा चल रही है, कुछ लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट इसको एक मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। देखिए, स्कीमों की कोई कमी नहीं है इसमें, सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है। जवाहरलाल नेहरू जी ने गरीबी हटाने के लिए नारा दिया था, इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, अब राहुल जी दे रहे हैं। तो 5 पीढ़ी से क्या हो रहा है? 55 साल तक शासन में रहे, हमें गरीब क्यों छोड़कर गए भाई? हमारे लिए मोदी जी ने 50 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने का काम किया है। आज 50 करोड़ गरीबों के घर में दुर्भाग्यवश कोई भी बीमारी आ जाती है तो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और ये इंश्योरेंस नहीं है, बस आपको जाकर कार्ड देना है, अपना स्वास्थ्य लाभ कर कर अस्पताल से घर जाना है। ये काम ये नहीं कर सकते, देश की जनता जानती है। नारों से कुछ नहीं होता, योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, दमखम होना चाहिए, जो हमारे नेता नरेंद्र मोदी में है। और इसीलिए देश की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। इन्होंने फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी से भी इसकी पुष्टि करवा ली है, कह रहे हैं ये आराम से इंप्लीमेंट हो सकता है। 3.6 लाख करोड़ रुपए लाना कौन सी बड़ी बात है? क्या आप मानते हैं कि ये हो सकता है? और इस पर एक और लार्जर सवाल, 10 साल क्यों नहीं लाए? आज ही क्यों सूझा आपको? 10 साल तो शासन में थे, आप इतने पावरफुल थे कि कैबिनेट के प्रस्ताव को आप सार्वजनिक रूप से फाड़ देते थे। कोई कम पावर था क्या? आप जरा ट्राई कर देखो, कल को पुलिस धर ले जाए आपको। इतने पावरफुल थे भाई, तो अब तक क्यों नहीं लाए? समय ऐसा है इलेक्शन के एयर स्ट्राइक के बाद वो चिंता में पड़ गए हैं। सुरक्षा के मामले में स्पष्ट स्टैंड नहीं ले सकते, उनकी वोट बैंक हर्ट हो रही, इसलिए देश की सुरक्षा के प्रति वो कमिटमेंट नहीं दे सकते। उनको लगता है देश की जनता अब जान गई है, तब इस प्रकार की योजनाएं अभी और भी लेकर आएंगे। थोड़ा राह देखो, आप लोगों का तो अच्छा समय आ गया है अभी। पर अमित भाई, क्या आपको लगता है कि इस तरह का कंपेटिटिव वेलफेयरिज्म कि माय स्कीम इज बेटर देन योर्स, माय वेलफेयर स्कीम इज बेटर, ये देश के लिए कितना? हम उसमें नहीं पड़े हैं भैया, हम उसमें नहीं पड़े हैं। तो आप इस तरह की कोई स्कीम नहीं लाएंगे इलेक्शन के पहले? अरे देखिए, आयुष्मान भारत हमारा कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं था, मगर रिक्वायरमेंट थी, हमने कर दिया। ये 6,000 रुपए का स्कीम हमारा कोई घोषणा पत्र का वादा नहीं था, मगर रिक्वायरमेंट थी देश के लोग। जब ये सरकार में आने के बाद मालूम पड़ा कि देश के 15 करोड़ किसान में से सिर्फ 3 करोड़ किसान को ही लोन मिलता है, 12 करोड़ किसान इनपुट्स के समय साहूकार से पैसा लेते हैं, 20% सूद पर पैसा लेते हैं। पैसा कितना चाहिए? 1 एकड़ भूमि के लिए इनपुट कॉस्ट क्या आती है? 4,000 रुपया जी। तब प्रधानमंत्री जी ने फैसला दिया कि 6,000 रुपया उसको इनपुट के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। ये चुनावी बातें नहीं है, संवेदना से उसकी समस्या को समझकर इसका समाधान ढूंढने की वृत्ति है। दोनों में बड़ा अंतर है राहुल जी। चलते हैं जरा सा इलेक्शन की ओर। आप कहा जाता है कि आपका जो प्रिडिक्शन होता है वो हरदम एक्यूरेट होता है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ाया होगा तो पिछले 3 राज्यों में गड़बड़ा गया होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मगर पहले ये जान लें कि नंबर, मैजिकल नंबर आपका क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों को अलग अलग कितनी सीट पाते देख रहे हैं? देखिए, नंबर देने का भी समय नहीं आया है, दूंगा जरूर मैं, क्योंकि अभी प्रथम चरण का भी प्रचार चल रहा है। मगर मैं देश भर में चुनाव की घोषणा के पहले पूरे देश के हर राज्य में जाकर आया हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर कच्छ तक पूरे देश में
138 जिलों का मेरा दौरा हुआ है। मैंने देश की जनता का मूड देखा है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भाजपा और एनडीए दोनों की टैली इंप्रूव होने वाली है। एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी, जो सरकार एनडीए की सरकार होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की टैली भी बढ़ेगी पिछली बार से, निश्चित रूप से। तो इस इलेक्शन का केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश। आपने पिछली बार उत्तर प्रदेश में तो एक तरीके का रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था। 73 सीट एनडीए को मिलना अपने आप में 80 सीट में एक बहुत बड़ा वो था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यूपी में क्या होगा? महागठबंधन साथ में है। मैं जानता हूँ आप बार बार बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है अरिथमेटिक से ज़्यादा बड़ी होती है, मगर फिर भी जो नंबर हैं, अगर वोट शेयर आप देखें तो सपा और बसपा का अगर आप मिला दें तो अरिथमेटिक उनके साथ है। देखिए, 5 साल में देश की राजनीति के अंदर एक मूलभूत परिवर्तन आया राहुल जी। आप सबको भी समझना पड़ेगा, देश के इलेक्शन के एनालिसिस करने वाले लोगों ने भी इसको समझना पड़ेगा। अब कोई वोट बैंक का मालिक नेता होता है, वो दिन लद गए हैं कि 2 नेता इकट्ठा हो जाए तो वोट बैंक भी इकट्ठा हो जाएगी। आप वोट बैंक को मलकियत अपनी समझो, ये दिन लद गए हैं। अब मतदाता स्वयं निर्णय करता है, स्वयं फैसला करता है उसके भले में कौन सी सरकार है, देश के भले में कौन सी सरकार है, देश की सुरक्षा के लिए कौन सी सरकार कटिबद्ध है, देश में करप्शन को उखाड़ फेंकने के लिए कौन की सरकार कटिबद्ध है। वो बात को मतदाता समझता है और वो अपना वोट देता है। ये जो 2 पार्टियां इकट्ठा हुई इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो तब होता था जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती थी और वोट बैंक नेताओं की मलकियत हुआ करते थे। आज वोट बैंक नेताओं की मलकियत नहीं है, मतदाता अपने वोट का मालिक खुद है, वो ही फैसला करेगा। शायद ये बात बार बार इसलिए भी उठकर आती है क्योंकि कैराना, फूलपुर और गोरखपुर में ऐसा होते हुए लोगों ने देखा कि वोट बैंक शिफ्ट होता है। मायावती जी का खास करके बोलते हैं कि जाटा वोट बैंक जो है उनके साथ, वो जिधर जाती हैं उधर चला जाता है। तो इस वजह से भी शायद इस बात का चर्चा ज़्यादा हो। देखिए, ऐसा उनका वोट बैंक अकबंद होता तो लास्ट चुनाव में 0 सीट नहीं आती। 403 सीटों का असेंबली का चुनाव हुआ, 19 सीट आए। नीचे से खिसक चुका है सब। और जहां तक 3 चुनाव का सवाल है, उपचुनाव में जनता एमपी चुनती है, प्रधानमंत्री नहीं चुनती है। और जनरल इलेक्शन में जनता प्रधानमंत्री चुनती है, एमपी नहीं चुनती है। इस देश की जनता ये तय करने जा रही है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा या ये गठबंधन में से कोई एक पार्टी। वो तो अभी तय भी नहीं कर पाए, परंतु ये गठबंधनों में से कोई एक होगा या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। सबने गठबंधन की सरकार 30 साल तक दिखी है, देश दिशा विहीन रहा। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, पूरा देश एक जन के सूत्र को सफल करते हुए पूरा देश एक दिशा में चला है। और उसी का परिणाम है कि दुनिया ने आज भारत की शक्ति को स्वीकार किया है। दुनिया भारत को ग्लोबल लीडर के नाते देखना चाहती है, देख रही। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अब प्रियंका जी को भी उतार दिया है, तो इस प्रियंका फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए काट सकते हैं? प्रियंका वाड्रा जी 12 साल से राजनीति के हैं और हर चुनाव में उनकी एंट्री होती है। हर चुनाव में आप प्रियंका जी गाड़ी में बैठी, दाएं पैर बाहर रखा, अब उन्होंने पानी पिया, अब उन्होंने लिपस्टिक लगाया, हर चुनाव में आप करते हुए। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नई बात है। 12 साल से वो चुनाव में है प्रियंका वाड्रा जी, और 12 साल से लगातार आ रही है। अभी 13वां साल है, काउंटिंग के दिन देख लेना। अमित जी, कहा जाता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक बी टीम भी उतारी है। शिवपाल यादव और भीम सेना को भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कि लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट शिवपाल जी ने तो वहाँ पे एक नारा भी दिया है। मुझे एक बात बताओ भैया, शिवपाल जी के नारे वगैरह मुझे मालूम है, शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी में रखने की जिम्मेदारी मेरी है क्या? तो आप सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी नहीं है भाई जी। हम किसी का सपोर्ट नहीं रखते, मगर आप आपका घर न संभालो और गाली हमें बोलो, ऐसा कैसे चल सकता है? जनता ने न्याय करना चाहिए भाई। आप आपके चाचा को निकाल दो, उम्र दराज चाचा को, और हमें गाली बोलो, ऐसे नहीं होता भाई। सवाल ये था कि चाचा आपके साथ है कि नहीं है?
हमारे साथ नहीं है, वो अपनी खुद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हो सकता है उससे हमें फायदा हो, परंतु आप नहीं संभाल पाए तब जाकर निकले हैं वो। राहुल गांधी जी भी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे पिछली बार मोदी जी लड़े थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? सीधे साउथ इंडिया गए हैं, केरला की तरफ। चलिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों लड़ा, कैसे लड़ा, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए देश की जनता के सामने। और अमेठी इस बार टफ है उनके लिए। पिछली बार 1 लाख के उससे जीते थे। पिछली बार 1 लाख उसके मोदी वेव में 1 लाख के मार्जिन से जीते थे। 4 लाख से 1 लाख पर आए थे। जी जी। तो आपको लगता है कि इस बार 5 साल में उनसे ज्यादा स्मृति जी वहां पर गई हैं और उन्होंने बरोबर मत क्षेत्र का संपर्क बनाकर रखा है। मैं आपको बता देता हूं, अमेठी टफ है। मैं नहीं कहता इसके कारण वो वहां गए हैं, परंतु अमेठी टफ है उनके लिए। अमित जी, अगर कुछ स्टेट्स पिछली बार आप अपनी परफॉर्मेंस देखें, आपने चुनाव को आगे से लीड किया था, तो मतलब कमाल था। 80 में 74 सीट, कहीं 25 में 25, कहीं 29 में 27, कहीं 26 में 26, कहीं 11 में 10 वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि करीब 178 सीटों पे आप 168 सीट जीते, तो इन करीब लगभग 200 सीटों पर तो इससे अच्छा तो होना मुश्किल है। लोग कहते हैं कुछ न कुछ हर स्टेट में 2, 4, 5, 10 तो कम होगा ही होगा, और वो आंकड़ा जोड़ के लोग कहते हैं कि 40-50 बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैं नहीं मानता कहीं पर कम होगा, मगर हो भी गया तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम हमारी टैली बढ़ाने जा रहे हैं। बंगाल के अंदर लगभग हम हाफ आधे से ज्यादा सीट जीतकर बाहर आएंगे। उड़ीसा के अंदर भी आप चौंकेगा मत, मैं बता देता हूं, उड़ीसा के अंदर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आज मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। ये सारे क्षेत्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपार संभावना लेकर खड़े। तो नॉर्थ ईस्ट में आपके पास 24 में से 8 सीटें थी, और इन 63 सीटों में करीब अभी आपके पास 3 सीट है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा मिलाकर। तो यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी देखते हैं? वेस्ट बंगाल में आप 23 सीट की एक समय में बात कर रहे थे। बंगाल के अंदर मिनिमम हम 23 सीटें जीतेंगे। 23। और यहाँ पर भी हम सरकार बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आधे से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एनडीए नॉर्थ ईस्ट के अंदर नेडा का हमारा जो गठबंधन है, ये लगभग 20 या 21 सीटें जीतेगा। नॉर्थ ईस्ट में आज कांग्रेस की एक भी सरकार नहीं बची। सिटीजन अमेंडमेंट्स बिल के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि आप 20-21 सीट जीतेंगे वहाँ पे? जी जरूर। कोई वहाँ पब्लिक में उसको लेकर कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद असम के अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव हुए। असम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर समर्थन करते हुए बहुत बड़ा बहुमत 67% सीट्स असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो असेंबली चुनाव से एक बड़ी सफलता है। तो आप करीब करीब कह रहे हैं कि इन 3 प्रदेशों से आपको 50 सीट तक मिल सकती है, और ये करीब जरूर मिल सकती है। 35-40 का गेन होगा, जरूर मिल सकती है। 35-40 का गेन होगा। तो अगर मान लीजिए यूपी में वो कुछ कम भी हुआ तो यहाँ से वो भरेगा? यूपी में कम होने का सवाल ही नहीं है। आप 73 की 74 होगी, मेरे नाम से लिख कर रखना। 73 की 72 नहीं। अमित जी, आपने ये शिवसेना को क्या गुट्टी पिलाई कि 5 साल तक तो आपको कोसते रहे और उसके बाद आपको 23 सीट दे दिया? आप लोग मुगालते में, उन्होंने आपको 5 साल गुट्टी पिला दी, हमारा तो पहले से था। आप लोगों को गुट्टी पिलाई और अब पीते हुए चलते गए। हमारा, मैं पहले से कहता था हमारे साथी, हम साथ में चुनाव लड़ोगे। आप मेरा भरोसा नहीं करते थे, प्रेस स्टेटमेंट पर भरोसा करते थे। बाद में जब हो गया तब कहते हैं क्या गुट्टी पिलाई। आप लोगों को गुट्टी पिलाई शिवसेना ने। आपने और शिवसेना दोनों ने। हमने नहीं पिलाई। मैंने तो पहले से कहता था हमारे साथी है, दोनों सरकार में बैठे हैं, उनके मंत्री बैठे हैं, और अंततोगत्वा वैचारिक साम्यता के कारण हम उनके नेचुरल एलाइज हैं। पर कुछ लेन देन तो रहा होगा ना? हो सकता है कि आपने स्टेट पे कुछ कंसीड किया हो। क्या सीएमशिप रोटेशन से होगी 2.5 साल? नहीं, कंसीड क्या होता है? एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, किस मुद्दों के आधार पर हमारा समझौता हुआ, हमने दोनों ने, मैंने और श्री उद्धव ठाकरे जी ने दोनों के सामने रखा। कल मेरे नामांकन में आए थे, वहां पर भी माइक में उन्होंने सबके सामने रखा है कि वैचारिक साम्यता है हम दोनों पार्टियों का, और हमारे गठबंधन का आधार लेन देन या स्वार्थ नहीं है, विचारधारा का साम्यता है। अमित जी, बिहार भी एक क्रूशल स्टेट है, 40 सीट वहां से लोकसभा को जाती हैं। पिछली बार आपका प्रदर्शन वहां पे भी बहुत अच्छा रहा था, 22 सीट आप लेकर आए थे, मगर इस बार आप सिर्फ 17 सीट पर ही लड़ रहे हैं। आपने वहां पर नीतीश कुमार जी को काफी ज्यादा सीट कंसीड कर दी ना। ऐसा नहीं है। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में नीतीश कुमार जी की जो सीटें हैं और हमारी सीटें, इसको टैली करो तो नीतीश कुमार जी ने कुछ हमें
ज्यादा एडजस्ट किया है। तो आप ये नहीं मानते हैं कि आपने ज्यादा ना, सीट concede जरा की? भी नहीं। देखिए, चुनाव धरातल पर होते हैं, सीटों का बंटवारा धरातल के आधार पर होता है, जनादेश के आधार पर होता है। बिहार में असेंबली का चुनाव लोकसभा के बाद हुआ। बिहार में जदयू की सीटें लोग असेंबली में हमसे ज्यादा है। ये यहाँ टाइम सब पा रहा है। नहीं नहीं, वो हम लोगों ने बोला था कि आपके लिए टाइम्स अप का वो देख ही नहीं रहा है कोई। जब तक आप जवाब देते रहेंगे हमारे सवाल चलते रहेंगे। नहीं, ज़्यादा समय और नहीं लूँगा, 5-10 मिनट और 2-4 सवाल और हैं। मैं ये देख रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा साल भर पहले तक आप लोगों के लिए बहुत अहम था। आप लोग राम मंदिर की बहुत बात भी कर रहे थे, पर इधर कुछ 5-6 महीनों में मैंने देखा कि इस मुद्दे को आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ना कोई आपका लीडर जरा भी ड्रॉप नहीं किया है। राम जन्मभूमि का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कमिटमेंट था, है और जब तक नहीं बनेगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहते है उसी जगह पे भव्य राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। कोर्ट के अंदर कार्यवाही चल रही है, हम राह देख रहे हैं, मगर हमारा स्टैंड क्लियर है, हम इसको विवादित भूमि नहीं मानते। पर पहले हम मानते हैं कि वही राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर रामलला का बनना चाहिए। अब विपक्ष ने स्टैंड क्लियर करने की बारी है, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दे, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, चंद्रबाबू जी हो, कि वो राम मंदिर वहां चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया देश की जनता के सामने कि हम चाहते हैं कि वही राम मंदिर बने, और इसमें भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक दुविधा जरा भी नहीं है, तिल मात्र की भी नहीं। तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, अभी भी रहेगा? क्योंकि देखिए, चुनाव के मुद्दे अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती, राहुल भी बना सकते। आपने सवाल पूछा तो मुझे जवाब देना पड़ा, मुद्दा बन गया। अब प्रियंका जी ने कहा कि विवादित जगह इसलिए मैं रामलला का दर्शन करने नहीं जाऊंगी, तो आज मुद्दा बन गया। हम अकेले मुद्दा थोड़ी ना सेट कर सकते हैं, देश की जनता भी तो सेट करती है। ट्रिपल तलाक बिल भी पास कराने की आपने भरपूर कोशिश की, कई बार ऑर्डिनेंस भी लाए, तो क्या लगता है कि इसका आगे क्या होगा? स्वाभाविक है, जब तक राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। वो नहीं चाहती है कि इस देश की मुस्लिम महिलाएं 21वीं सदी में भी समानता का अधिकार प्राप्त करें, मगर ये हमारा कमिटमेंट है। हम चाहते हैं कि इस देश की मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, इसलिए हम बार बार ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पिरिट व्यक्त किया है देश की जनता के सामने, और देश की संसद ने भी ये स्पिरिट व्यक्त किया। आपको ऑपोजिशन एक कम्युनल एजेंडा फॉलो करने के लिए भी घेरता रहता है बार बार, तो आपको क्या लगता है कि ये गौ रक्षा, मॉब लिंचिंग को लेकर पिछले 5 सालों में कुछ पोलराइजेशन जैसा माहौल बना है देश में? पहले आप दोनों चीजों को अलग कर दो। जी, गौ रक्षा के लिए बोलना अगर कम्युनल है, तो आप गांधी जी को क्या कहोगे, विनोबा भावे को क्या कहोगे, इतने सारे देश के शंकराचार्य संतों, महंतों और करोड़ों हिंदू आस्था वाले लोगों को क्या कहोगे? इस संविधान के गाइडिंग प्रिंसिपल में है। क्या संविधान सभा कम्युनल थी? किस प्रकार की बातें देश में चलती? और जहां तक लिंचिंग का सवाल है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने कठोर कदम उठाए, 302 की दफाएं लगाई, अरेस्ट किए हैं, और केस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। किसी भी लिंचिंग के मामले को हमने हल्के से नहीं लिया। दोनों चीजों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें अपने अपने जगह पे अलग हैं। आपको क्या लगता है कि इस 2019 में मोदी जी की जो वेव 2014 में थी, उस वक्त सुनामी बोला जाता था, क्या ये सुनामी अभी भी बरकरार है, उसी तरीके की वेव? जी बिल्कुल, इससे भी बड़ी सुनामी, तेज गति वाली सुनामी में तो देख रहा हूं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आप देखना, मैं हर रोज 3-4 रैलीज करता आता हूं। दिन ब दिन जनता का विश्वास, जनता का उत्साह और जनता की हिस्सेदारी चुनाव अभियान के अंदर बढ़ती जा रही है। आपने कल गांधीनगर से अपना नामांकन पत्र भरा है और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये आशा किया जाए कि अब आप गवर्नमेंट में फॉर्मली गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे, सरकार में आएंगे? पहले आप हिंदुस्तान के संविधान को समझ लो भैया।
गवर्नमेंट में जाने के लिए लोकसभा से जाना जरूरी नहीं, मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। नहीं नहीं, जी जी जी। इसके लिए जरूरी नहीं कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। सवाल इतना ही है, मैं 5 बार विधायक बना, जनता के बीच में से चुन कर आता हूँ, जनता की समस्याओं को रूबरू होने का जनप्रतिनिधि को मौका मिलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का विनती किया था, मेरी विनती को मेरी पार्टी ने मान्य रखा। इसको सरकार के अंदर जाने के या बाहर जाने के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, इसका मुझे गौरव है और अपने जॉब से मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए इस सारी अटकलों का कोई लेन देन नहीं है, वो मेरा ही क्षेत्र है और मुझे गौरव है कि पार्टी ने उस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा जहाँ से पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल जी, सबने संसद के अंदर प्रतिनिधित्व किया है। और मैं मानता हूँ कि मुझे लोकसभा के माध्यम से ही संसद में जाना चाहिए। जब मेरी विधायक की टर्म खत्म हुई तब लोकसभा के चुनाव नहीं थे, अब आए हैं तो पार्टी ने फैसला किया है कि मैं लड़ूं। तो मुझे इस विषय का आनंद भी है और गौरव भी है कि पार्टी ने मुझे चयनित किया है कि गांधीनगर लोकसभा सीट से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। 2014 में मीडिया ने बहुत समय बिताया कि नंबर 2 कौन है पार्टी में, राजनाथ जी हैं कि जेटली जी हैं। सरकारों में एक ही नंबर होता है, प्रधानमंत्री होते हैं और दूर दूर तक नंबर 2 की कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप भी दूरबीन लगाकर मत ढूंढिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझसे ढेर सारे सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, अच्छा काम भी कर रहे हैं और मैं उन सब के प्रति श्रद्धा रखने वाला आदमी हूँ। इसलिए ये विवाद के पचड़े में राहुल जी कम से कम मुझे मत डालिए आप। अमित जी, आपने अपना सबसे पहला चुनाव कब लड़ा था, किस उम्र में लड़ा था और आज तक कितने चुनाव आपने लड़े हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का सवाल है, मैं 95 में लड़ा, परंतु कोऑपरेटिव का पहला चुनाव मैं 18 साल की आयु में लड़ा था और एक पैक्स का चुनाव लड़ा था। अब तक मैं छोटे मोटे होकर सभी कॉलेज इलेक्शन ये वो कर 42 चुनाव लड़ा हूँ। 42। कितने जीते हैं, कितने हारे? 43rd चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। कितने जीते, कितने हारे? सबके सब जीता हूँ, एक भी बार नहीं हारा। तो गांधीनगर का फैसला लगता है कि क्लियर है इस वक्त? गांधीनगर की जनता को तय करना है। मेरी गांधीनगर की जनता को भी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से विनम्र अपील है कि गांधीनगर की जनता ने मुझे 5 बार सेवा करने का मौका विधायक नाते दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, गांधीनगर के मतदाताओं को एक छठा मौका दे दीजिए। गांधीनगर का गौरव देश में जस का तस बना रहे, इसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये आपके कार्यक्रम से मैं गांधीनगर के मतदाताओं को निवेदन करना चाहता हूं। बस कुछ 1-2 सवाल और। प्रधानमंत्री जी ने कुछ हफ्तों पहले वोटर अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए बहुत लोगों से अपील की, काफ़ी सेलिब्रिटीज से अपील की, ने एडिटर्स से अपील की। तो हम लोगों ने भी अपना एक कैंपेन शुरू किया है, बटन दबाओ देश बनाओ। तो आप वोटर अवेयरनेस कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र स्वस्थ रहे, इसके लिए लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई वोटर होता है, मतदाता होता है। मतदाता की हिस्सेदारी जितनी बढ़ती है, इतनी लोकतंत्र की स्वस्थता बनी रहती है। जैसे हमारे शरीर में खून अगर स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से वोटर की हिस्सेदारी जितनी बढ़ती है, मतदाता की हिस्सेदारी जितनी बढ़ती है, इतना लोकतंत्र स्वस्थ रहता है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, जिस पार्टी को मतदाता चुनना चाहे उसको चुन सकते हैं, परंतु अपना अभिप्राय मतदान के द्वारा जरूर व्यक्त करना चाहिए। आपने भी अभियान जो चला है, इसको मैं अभिनंदन देता हूं, इसका स्वागत करता हूं। और मीडिया के सभी लोगों ने वोटर अवेयरनेस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोकतंत्र के इस महोत्सव के अंदर हिस्सा ले, इसके लिए मीडिया ने भी एक अपने माध्यम का उपयोग करना चाहिए। मैं आपको हृदय से आपके अभियान के लिए बधाई देता हूं। अमित जी, मैं बहुत सालों से आपको जानता हूं, आपसे मिलता रहा हूं, आपसे सवाल जवाब भी करता रहा हूं, इंटरव्यू भी किया है। आपका जहां एक तरफ पार्टी में बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, दूसरी तरफ लोग थोड़ा आपसे घबराते भी हैं, डरते भी हैं। तो अमित शाह को गुस्सा क्यों आता है? मैं कभी गुस्से नहीं होता, मैं अपनी बात दृढ़ता से रखता हूं और मुझे लगता है मुझे रखनी चाहिए। थोड़ी भी लेथार्जिकनेस रहती है
तो मैं उसे परफेक्ट कराने का प्रयास करता हूँ। और मैं मानता हूँ ये ठीक है, मगर फिर भी किसी का दिल दुखता है तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा आशय आप लोगों को, जिसको भी दुख लगता है, इसको दुख पहुँचाने का नहीं है। मेरा आशय पार्टी के काम में परफेक्शन लाने का है। मेरा आशय पार्टी को आगे बढ़ाने का है। मेरा आशय पार्टी को आसमान की बुलंदियों तक ले जाने का है। मेरा कोई व्यक्तिगत आशय नहीं। अमित जी, कभी आप ब्रेक वगैरह लेते हैं? आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? नहीं, ब्रेक हो ही जाता है। मानो मैं अभी बागपत में रैली कर रहा था, अभी इंटरव्यू करता हूँ, तो काम बदलने से ब्रेक हो ही जाता है। तो आप इंटरव्यू के इसके लिए आलस करने की जरूरत नहीं है। काम जब बदलता है तब ब्रेक हो ही जाता है। अभी तो मुझे 55 हुए भैया, काम करने की उम्र है, क्यों ब्रेक की बात कर रहे हो? काफी सारे नेता 6-6 महीने का ब्रेक लेकर जाते हैं, माँ ढूंढती रह जाती है। हमारे यहाँ कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है। अमित भाई, आपने हमारे नेटवर्क से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेटवर्क के माध्यम 20 चैनल के माध्यम से आपको 60 करोड़ लोग देख पाएंगे अगले 2-3 महीनों में। ये हम इंटरव्यू लंबा चलाने के पूरे मूड में हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन बिहाफ ऑफ माई नेटवर्क, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इलेक्शंस इन 2019। आपका भी धन्यवाद, और मैं लेट हो गया इसलिए क्षमा प्रार्थना। सभी दर्शकों को